नमस्कार। दिल की बीमारी से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ अधिक बढ़ गए हैं। स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा हर 33 सेकंड में एक भारतीय की हृदय रोग से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और शिक्षित करने के लिए भारत की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत सन 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय से संबंधित लक्षणों, कारणों और उपचार के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं, इसकी जानकारी भी देते हैं। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश और मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन बिलाल, डॉक्टर हर्षल पामेचा और डॉक्टर प्रशांत अजमेरा। डॉक्टर मोहसिन बिलाल, मेरा पहला प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए कि हार्ट डिजीज कितने प्रकार की होती हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या महिलाओं और पुरुषों में इनके लक्षण अलग अलग होते हैं? देखिए, हृदय रोग मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, जो कि आइदर हार्ट की पंपिंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि कम हो जाने की वजह से होते हैं, या फिर उसके कंडक्शन सिस्टम यानी इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटीज जो हार्ट में होती हैं उसकी वजह से होते हैं, जिससे धड़कन या तेज हो जाती है या कम हो जाती है। तीसरा है कि हार्ट को खुद जो ब्लड सप्लाई करने वाली खून की धमनियां रहती हैं, इनमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो इनको हार्ट अटैक कहा जाता है। तो मुख्यतः ये 3 ही होते हैं और इसी के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और जहां तक की बात है कि पुरुष और स्त्रियों में लक्षण का डिफरेंस क्या होता है, तो ये देखा गया है अमूमन कि इस महिलाओं में जो एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, मतलब उनको जैसा सीने में दर्द के अलावा भी या उनसे मिलते जुलते लक्षण होते हैं, जो कि पहली बार देखने पर लगता नहीं है कि ये हार्ट का होगा, जैसे कि इंडाइजेशन हो गया, या फिर कई बार दांत में दर्द हो गया, या सांस फूल गई, या थकान होने लगी। तो ये नॉर्मली जो पहली नजर में देखने पे ये हार्ट का सिम्टम या लक्षण नहीं लगता है, लेकिन इसको हम इवेल्युएट करें या इसकी और परीक्षण करें तो उसमें हमें पता चलता है कि ये हार्ट अटैक का साइन था। और आमतौर पे जैसे कि हमने बताया कि 3 तरह की हार्ट डिसीजेज होती हैं जी। कंडक्शन सिस्टम, जिसमें धड़कन कम हो जाती है तो उसमें चक्कर आते हैं, गिरता है आदमी। और दूसरा है कि धड़कन तेज हो जाती है, टेकिकार्डियाज होते हैं, तो उसमें धड़कन बहुत तेज हो जाती है, दिल धक धक तेजी से भागने लगता है, उस तरह के लक्षण आते हैं। दूसरा है कि पंपिंग फंक्शन जब कम होता है तो आदमी जल्दी थक जाता है और सांस फूलती है। और चौथा है कि जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा ड्रामेटिक होता है, वो होता है कि हार्ट की खुद की नलियों, खून की नलियों में ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, तो उसकी वजह से सीने में दर्द और आमतौर पर होता है। कई बार इतनी सब बीमारियां होने के बावजूद भी ये सब साइलेंट हो सकता है, चाहे धड़कन का, चाहे हार्ट फेलियर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, ये सब बीमारियां हो सकती है बिना किसी लक्षण के भी। डॉक्टर हर्षल पामेचा, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए, क्या प्रारंभिक चरण में हृदय रोग के डायग्नोसिस के लिए क्या कोई नियमित परीक्षण होते हैं, और जीवन शैली के साथ साथ आहार, खास करके तैलीय खाद्य पदार्थ की हृदय रोग को बढ़ाने में कोई भूमिका होती है? तो आपके पहले प्रश्न का ये है कि क्या वो पहली जांच या पहला हम क्या स्थिति देख सकते हैं जिससे हमको पता पड़े कि ये हार्ट से संबंधित हमें कोई लक्षण आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो रूटीन सबसे चेकअप होता है कि एक बीपी और पल्स चेक करवाएं। डॉक्टर साहब से बीपी और पल्स चेक कराएं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है या नहीं निकलती है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि थोड़ा हमको हार्ट से संबंधित जैसे लक्षण लग रहे हैं, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे ईसीजी के तौर पे कराइए। ईसीजी एक प्लस माइनस सिचुएशन से आपको एक डायरेक्शन देता है कि हाँ, मुझे हार्ट से संबंधित की तरफ ज्यादा पता पड़ रहा है या फिर मुझे नॉन कार्डियक तरीके से ज्यादा पता पड़ रहा है। अगर हमें हार्ट से संबंधित जैसे उस पर ज्यादा लक्षण दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब को ज्यादा लग रहा है कि ये हार्ट से संबंधित है, तो फिर उसमें आगे की जांचों में फिर ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्ट अटैक जैसी स्थिति पता पड़ती है, या हार्ट फेलियर वाली जो स्थिति होती है उसके ब्लड टेस्ट के उस डायरेक्शन के हिसाब से आपके डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें खाने या हमारी जीवन शैली में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, स्पेशली कि हमें तैलीय पदार्थ से खाने के आहार में देखा जाए तो
तैलीय पदार्थ, सिर्फ तैलीय पदार्थ कोई एक बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं होता है। हाँ, ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपना वेट, बॉडी मास इंडेक्स, इनको मेंटेन करने के लिए एक रिकमेंडेड डाइट के हिसाब से इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना फैट्स होना चाहिए, इतना तैलीय पदार्थ, क्योंकि तैलीय पदार्थ भी एक शरीर के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जिससे हमारा ब्रेन और हार्ट स्पेशली डेवलपमेंट में ज्यादा जरूरी होता है। प्लस फिर जीवन शैली में आप रेगुलर कुछ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, एक आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आप कितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपका मेडिटेशन आता है, एक्सरसाइज में आपका योगा प्राणायाम आता है, और एक विग्रस एक्सरसाइज आती है, जैसे एक ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, आपकी क्षमता के अनुसार। डॉक्टर प्रशांक अजमेरा, मेरा प्रश्न आपसे है, आप हमें ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि तुरंत उपचार के रूप में ऐसा क्या किया जाए जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। जी, जो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा, कार्डियक अरेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि अरेस्ट मतलब दिल की गति अपनी काम करने बंद हो चुकी है, मतलब जो दिल का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया है। हार्ट अटैक जो होता है उसमें अपने हार्ट को जो धमनियां, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अपने हार्ट को कोई ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, उनमें से कोई भी ब्लड वेसल्स में अगर रुकावट आती है तो अपने को दिल में दर्द, जो हार्ट अटैक जिसको अपन बोलते हैं, जो दर्द महसूस करते हो। दर्द कैसा होता है? मरीज अपने पास में छाती में भारीपन या जकड़न या फिर जलन से महसूस करता हुआ आएगा। वो दर्द हाथों में या गले या जबड़ों तक जाता हुआ ऐसा पेशेंट अपने को बताता है। जब पसीना, ठंडा पसीना आए, घबराहट हो, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा हो, या सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही हो, ये सारे कार्डियक सिम्टम्स है जो अपने को हार्ट अटैक की तरफ बताते हैं अपने को। प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी भी मरीज को कार्डियक अरेस्ट आता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट अपने को सीपीआर एट प्रेजेंट उसी समय शुरू कर देना चाहिए, और नियर जो सबसे निकट अस्पताल हो उसके पास में तुरंत अप्रोच करना चाहिए। रहा बात हार्ट अटैक का, तो हार्ट अटैक के अंदर में अगर अपने पास में अगर किन्हीं मरीज, एस्पिरिन नाम की एक खून पतला करने की एक गोली आती है, वो मरीज को तुरंत देना चाहिए, और सबसे निकट हॉस्पिटल के अंदर में जहां पे अपने पास में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है, अगर वो अपने 90 मिनट के अंदर में अपन उस सुविधा पे पहुंच सकते हैं, या फिर 120 मिनट के अंदर में, और नहीं तो फिर जहां पे भी टर्शियरी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है अपने को वहां जाकर के एक केमिकली अपन एक खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो लगवाना चाहिए। डॉक्टर मोहसिन बिलाल, अगला प्रश्न मेरा आपसे, आप हमें ये बताइए कि मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी क्या है, और क्या ये कैथेटराइजेशन प्रक्रिया और स्टंट प्लेसमेंट से अलग है, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मरीज को सर्जरी की आवश्यकता है? देखिए, मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी नाम में लिखा है कि इस कम से कम मरीज को चीरा लगाए हुए, छोटे से छोटे चीरे लगाए कर उसकी हार्ट की सर्जरी की जाए। अब इसमें दो तरह की, या तो रोबोटिक सर्जरी या थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। अब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो हार्ट सर्जरी इंडिया में होती है वो है बाईपास, तो इसके लिए भी एक मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी आ गई है। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो बाईपास होते थे उसमें पूरी पसलियां काट के फिर हार्ट को बाहर थोड़ी देर के रोक के फिर उसमें बाईपास का ग्राफ्ट फिक्स करते थे। आजकल एक तो ऑफ पंप कर रहे हैं सर्जरी, जिससे धड़क दिल रोका नहीं जाता, और एक छोटा सा छेद 2 पसलियों के बीच में एक इंसिजन लगा के वहीं इस छोटी सी जगह में से पूरी सर्जरी की जा सकती है। अब ये थोरेस्कोपिक तरीके से भी या रोबोटिक तरीके से भी की जा सकती है। अब ये कैसे तय होगा कि किसको मिनिमली इन्वेसिव हो जाएगा या किसी को रूटीन हमारा ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ेगी, पूरा चेस्ट ओपन किया जाए, तो उसका डिसीजन हम लेंगे एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखने के बाद में। मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी और कोई भी बाईपास सर्जरी, हम इसका डिसीजन एंजियोग्राफी से लिया जाता है। आमतौर पे इतनी एडवांसमेंट्स के साथ में आजकल लगभग सभी तरह के ब्लॉकेजेस में स्टेंट डाले जा सकते हैं, जो कि 2 mm के एक पंक्चर से हम सारी आर्टरीज उसकी खोल सकते हैं, अच्छा नए हार्डवेयर और नई इमेजिंग टेक्निक्स के साथ में। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि बहुत लंबी आर्टरी बंद तो है, टाइट बंद है और लंबा सेगमेंट डिसीज है, और 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा अगर ब्लॉकेजेस हैं लंबे, तो उसमें कई सारे स्टेंट डालने से के बजाय डायबिटीज अगर साथ में है तो हम बाईपास थोड़ा प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आजकल विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल ये हो गया है कि आजकल आप मैक्सिमम 90% जो बीमारियां हैं जो जिसमें पहले सिर्फ बाईपास ही हो सकता था, उसमें अब स्टेंट डाला जा सकता है, प्रॉपर इमेजिंग टेक्निक्स और प्रॉपर कोरोनरी प्लाक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के साथ में।
डॉक्टर हर्षल पमीचा, मेरा प्रश्न आपसे है, आप हमें ये बताइए कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या अंतर है, और क्या ये सच है कि एंजियोग्राफी कराने वाले प्रत्येक मरीज को एंजियोप्लास्टी करानी होगी? तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, सबसे पहली चीज एंजियोग्राफी एक जांच है और एंजियोप्लास्टी और बाईपास जो है इलाज। तो एंजियोग्राफी जो जांच होती है वो जो मरीज को आपको लग रहा है कि इसको जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो नसों की ब्लॉकेज या नसों की बीमारी के कारण हो रहा है, तो फिर इसमें अपने को एंजियोग्राफी मतलब नसों की जांच करनी रहेगी। जो एंजियोग्राफी होती है वो एक नस के द्वारा 2 mm के हम बस एक सुई द्वारा जो है नसों के अंदर वायर डाल के और ट्यूब डाल के दूरबीन द्वारा हम चेक करते हैं कि नसों में की स्थिति कैसी है। जो दिल की 3 बड़ी नसें होती हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या वो अच्छे से उनमें फ्लो अच्छा मेंटेन है या फिर उनमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उस जांच को बोलते हैं एंजियोग्राफी। वो हाथ की या पैर की नसों दोनों से की जा सकती है। इसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि नसें नॉर्मल हैं या फिर उनमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस तो वो उसका अब हम इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या हमें इसी प्रोसेस द्वारा जो हमने सुई द्वारा अंदर जो वायर और दूरबीन द्वारा की है इसी को हम आगे बढ़ा के क्या इस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं? अगर हाँ तो वहां पे एक हम स्प्रिंग या छल्ला जो बोलते हैं जिसका टेक्निकल टर्म स्टेंट बोला जाता है, उसको उस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी इस पर डिपेंड करता है कि एंजियोग्राफी की अपनी रिपोर्ट क्या आई है। अगर यही चीज अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, तीनों बड़ी नसों में काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं और ऐसा है कि स्टेंट बंद पड़ने लगाने के बाद बंद पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर ऐसा है कि साथ में अगर उनको कुछ वॉल्व का प्रॉब्लम है, हार्ट में 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में खून को डायरेक्शन देते हैं। तो उन वॉल्व में भी अगर तकलीफ है तो और ऐसा है कि मरीज को वॉल्व का भी ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें जब हम एक बड़ा सर्जरी कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, तो अगर नसों में भी जाम आ रहा है तो फिर बेहतर उस चीज में ये सिचुएशन रहती है कि आप बाईपास ऑपरेशन की तरफ जाएं बजाय स्टेंट की तरफ। अब क्या हर एंजियोग्राफी के बाद बाईपास या हर एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट करना जरूरी होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंजियोग्राफी एक जांच है, तो जांच में 50% से ज्यादा जो होती है उसमें आपको ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है ना ही बाईपास ऑपरेशन की जरूरत पड़ती। जो एंजियोग्राफी जांच है उसमें कई बार ब्लॉकेजेस इतने कम होते हैं, 50 से 70% से कम होते हैं, तो उसमें आपको ना स्टेंट डालने की जरूरत है ना बाईपास कराने की जरूरत है। आप गोली दवाइयां बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते रहिए, जो डॉक्टर साहब ने आपको बोला है कि रेगुलर फॉलोअप पे बने रहिए, तो आप उनको फॉलोअप दिखाते रहिए। हर थोड़े दिन में इको जो हार्ट का सोनोग्राफी मैंने जैसे बोला वो आप कराते रहिए। अगर हार्ट पंपिंग आपकी दवाइयों के द्वारा इम्प्रूव हो रहा है, आपके लक्षण काफी कम हो गए हैं, तो फिर आपको स्टेंट या बाईपास दोनों की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ ये कि एंजियोग्राफी में जो आपकी नसों की जांच हुई है उसमें आपके ब्लॉकेजेस ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा नंबर के हैं, तो फिर आपके डॉक्टर साहब आपको उसी हिसाब से बताएंगे कि जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। डॉक्टर प्रशांत अजमेरा, अब आप ये बताइए हमें कि पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? जो पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके जब अपने हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो दिल की गति जिसको बोलते हैं, वो अगर जब धीमी पड़ जाती है जिसके कारण मरीज अपने पास में चक्कर या आंखों के सामने अंधेरा ऐसी कोई सिम्टम्स लेकर के आता है, उन सारे मरीजों को अपने को पेसमेकर की लगाने। पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो अपन यहाँ पे अपने स्किन के बीनीथ में सबक्यूटेनियसली अपन उसको इम्प्लांट करते हैं। 2 टाइप के पेसमेकर्स आते हैं, एक सिंगल चैम्बर और एक डुअल चैम्बर पेसमेकर्स। जब अपने जो एक सिंगल चैम्बर पेसमेकर वो होता है जो अपने दिल की एक चैम्बर पे जाकर के करके अपने को हार्ट की गति को मेंटेन करता है, और डुअल चैम्बर अपने दिल की दो चैम्बर्स पे जाकर के दिल की गति को मेंटेन करता है। डॉक्टर मोहसिन बिलाल, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आप हमें ये बताइए कि हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के संदर्भ में दवा और सर्जरी के क्षेत्र में कौन सी नवीनतम प्रगति हुई है, और अब रोबोटिक सर्जरी के बाद दिल की बीमारी के इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका है? देखिए, अगर हम देखें तो मेडिकल साइंस लास्ट 20 ईयर्स में काफी एडवांस हुई है, और अगर एक ब्रांच हम पूरे मेडिकल साइंस में पकड़ें जो सबसे ज्यादा जिसमें प्रोग्रेस हुई है, चाहे थेरापेटिक्स में, डायग्नोस्टिक अप्रोचेस में, या इवन दवाइयों में जो ट्रायल्स हुए हैं, नाम लिया जाए तो वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी
आज से 30-40 साल पहले तो इंडिया में काफी हम पीछे थे और एक जानलेवा बीमारी ही समझा जाता था, जबकि आज तो लगभग हर जिले में इसको डायग्नोस करने के और ट्रीट करने के लिए साधन मौजूद हैं। और जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत इसमें लेटेस्ट कैंडिडेट है जो कार्डियोलॉजी में एंटर हुआ है। तो इसका भी 2 ही जगह को अब इस्तेमाल हो रहा है और होना शुरू हुआ है अभी। एक्चुअली ये बहुत इमेच्योर टाइम है इस की बात करने, क्योंकि इसका डायग्नोसिस के ऊपर भी कि भाई आजकल मशीन लर्निंग के थ्रू आप बहुत सारी बीमारियां जो पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन मिस कर दें, तो वो मशीन उनको करेक्ट कर सकती है। या फिर लेकिन और जहां तक थेराप्यूटिक्स की बात है इलाज के लिए, तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि वो थेराप्यूटिक्स गाइडेंस भी ले सकते हैं। जो हमारे जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं या इंटरवेंशन है, इसमें खासकर हम मशीन लर्निंग का फ्यूचर समझते हैं। लेकिन एक बात यह है कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन कार्डियोलॉजिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। डॉक्टर हर्षल पमीचा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज हार्ट हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है और एक हेल्दी हार्ट को बनाए रखने के लिए ग्लोबली रिकमेंडेड गाइडलाइंस क्या हैं? डायबिटीज एक वन ऑफ द सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट को अफेक्ट करता है। बेसिकली डायबिटीज जो है बॉडी के किसी भी ऑर्गन को छोड़ता नहीं है, फिर भले वो किडनी हो, ब्रेन हो, लिवर हो या हार्ट हो। सो डायबिटीज का होना कोई बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन डायबिटीज का कंट्रोल नहीं होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो आपको अपने डॉक्टर साहब के फॉलोअप में हमेशा रहना चाहिए, शुगर्स को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज हार्ट को तीनों ही तरीके से अफेक्ट कर सकता है। फिर भले ही वो आपकी दिल की तरंगे धड़कन हो या आपकी हार्ट पंपिंग हो या फिर आपकी दिल की नसें हो। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये था कि ग्लोबली रिकमेंडेड गाइडलाइंस कौन सी हैं एक हेल्दी हार्ट को बनाए रखने के लिए? सो ग्लोबली रिकमेंडेड गाइडलाइंस रिगार्डिंग आपके हेल्दी हार्ट के लिए, इसमें आपकी लाइफस्टाइल मैटर करती है, आपका फूड इनटेक, आपका जीआई मोशन एंड आपका डेली स्लीपिंग हैबिट्स। ये 4 चीजें मैटर करती हैं कि आप अपने इन चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कितना बैलेंस करके चलते हैं। रिगार्डिंग डेली एक्सरसाइज में अगर देखें तो आपको डेली एटलीस्ट 20 मिनट्स का 15 to 20 मिनट्स का विगरस एक्सरसाइज करना चाहिए। विगरस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको स्वेटिंग होना चाहिए, आपको थोड़ी हाफी भरानी चाहिए, वो एक विगरस एक्सरसाइज कहलाती है। एक ये जितनी आपकी क्षमता है उतना करें और उतना स्वेटिंग हो आपको, आप विगरस एक्सरसाइज पे जाएं तो 15 to 20 मिनट्स का डेली एक्सरसाइज, स्पेशली इन द मॉर्निंग सनलाइट का जो रहता है, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट रहता है जो एकदम एक्सर्शनल नहीं रहता है, उस समय पे करिए, या फिर 30 मिनट्स to 45 मिनट्स का डेली वॉक करिए। डॉक्टर प्रशांत अजमेरा, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि हृदय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट की क्या भूमिका रहती है? जो आजकल जो यंग या जो अपने बहुत कम एज के अंदर में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल, नींद पूरा नहीं होना, तनाव या स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो सारे ये आजकल रिस्क फैक्टर्स मिल करके अपने को एक जो आज यंग एज के अंदर में अपने को जो हार्ट अटैक आ रहा है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा हम बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ, 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप होना, डाइट, एक्सरसाइज से मतलब कि 30 मिनट्स का डेली का एक एरोबिक एक्सरसाइज, जो स्टडीज में भी कहा गया कि 30 डेज का एवरीडे एक्सरसाइज या 150 मिनट्स पर वीक का एक्सरसाइज से, एरोबिक एक्सरसाइज से मतलब जैसे योगा, जॉगिंग होना, स्विमिंग होना, साइकिलिंग होना, ब्रिस्क वॉक होना, ये सारी चीजें अपने एरोबिक एक्सरसाइजेस के अंदर में आते हैं। और लाइफस्टाइल से मतलब कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सीडेंट्री मतलब कि कोई एक्सरसाइज नहीं, दिन भर आपका एक ही जगह बैठ करके, आजकल कंप्यूटर्स और लैपटॉप में जो काम करने का सिस्टम जो है, बिकॉज आजकल आपके खुद के मूवमेंट्स कम हो गए। दूसरी बात की एडिक्शंस एंड हैबिट जो है, जो स्मोकिंग, जो सिगरेट पीना या फिर बीड़ी तंबाकू जो भी पीना और शराब, ये सारे रिस्क फैक्टर्स आजकल मिलकर के अपने को हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा, आजकल हार्ट अटैक के अपने को पेशेंट्स या फिर यंग एज पे हार्ट अटैक्स ज्यादा होने लगे। आज हमें और हमारे दर्शकों को हृदय से संबंधित ढेर सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर मोहसिन बिलाल हमारे दर्शकों को? मेरा संदेश यही है कि बीमारी का इलाज, चाहे हमारे पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, बीमारी का इलाज से बेहतर है प्रिवेंशन, उससे बचाव। बचाव का सबसे बेस्ट तरीका है
हमारी लाइफस्टाइल हमें सही करनी पड़ेगी। डाइट और कब हम सो रहे हैं, कब हम जाग रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पे अगर ध्यान दें तो मैक्सिमम हार्ट डिसीज से हम बच सकते हैं। इसके बावजूद एक चीज है जो हम नहीं बदल सकते, वो है हमारे जेनेटिक्स। क्योंकि हम इंडियन पॉपुलेशन है, हमारे जेनेटिक्स थोड़े हार्ट डिसीज को से ज्यादा प्रोन है। मतलब अगर हम देखें वेस्टर्न और इंडियन को सेम रिस्क फैक्टर के साथ में, तो एक इंडियन को हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज डेवलप करने का खतरा ज्यादा होता है। तो उसके लिए एक, अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको पर ईयरली, और बेटर है कि आप एवरी 6 मंथली आप अपना कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी और रूटीन चेकअप आप करवाते रहिए। इसके साथ में आपको अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी पे नजर रखने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षल पमीचा, आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश रहेगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन अगर आपको क्योर करवाना है तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी आई है, आपको हार्ट का तकलीफ आया है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। उसकी जड़ तक उसकी जांच करवानी चाहिए। क्या एक्चुअल में तकलीफ है, हार्ट में किस कारण से तकलीफ है, उसका आपको हमेशा पूरी जांच करानी चाहिए। फिर भले ही वो एंजियोग्राफी, जो एक स्टिग्मा भी है कई लोगों के उसमें कि एंजियोग्राफी मतलब स्टेंट ही है, ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी मतलब एक जांच है, जांच जो बहुत जरूरी है आज के युग में। मतलब इससे जरूरी जांच हार्ट से संबंधित कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक प्लस माइनस सिचुएशन, आपका एक मेंटल ब्लॉकेज पूरा क्लियर होता है कि हाँ, मुझे कुछ हार्ट की नसों से संबंधित कोई तकलीफ है या नहीं है। आज के युग में किसी भी शहर में, फिर भले ही वो दिल्ली, बॉम्बे हो या उज्जैन, इंदौर हो, सभी एरिया में, सभी सिटीज में बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके पास राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं। तो आप उन पे ट्रस्ट करिए, उनके इलाज जो वो जैसा बता रहे हैं आप उनके उस पे आगे बढ़िए, क्योंकि कोई डॉक्टर आपके हित से ज्यादा और कुछ नहीं चाहेगा। डॉक्टर प्रशांत अजमेरा, आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मेरा संदेश ये रहेगा कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अपने वेट को मेंटेन, कंट्रोल रखना चाहिए। डायबिटीज अगर किन्हीं मरीजों का, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। हृदय रोग से संबंधित आज ढेर सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं। आप सभी ने अपना समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय रोग से संबंधित ढेर सारी जानकारियां आज हमारे दर्शकों को अवश्य ही प्राप्त हुई हैं और आप उसका पालन भी अपने जीवन में अवश्य करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना मत भूलिएगा हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। साथ ही साथ आप दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।